अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में महान जीत की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और फिर भी वो व्यापक परमाणु समझौता हासिल नहीं कर सके। इसके बजाय व्हाइट हाउस ने अपनी एकमात्र प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया है, हार्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से खोलने की गारंटी देना। दरअसल हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलना, जो युद्ध शुरू होने से पहले भी खुला था, ट्रंप इसे एक बड़ी जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जलडमरू मध्य खुलने के बाद अमेरिका के भीतर पेट्रोल की कीमतें ठीक मध्यावधि चुनावों के समय तक गिर जाएंगी और अमेरिकी लोग ईरान पर जीत की इस बकवास पर यकीन कर लेंगे। इसी बारे में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। लेकिन ठीक आज 9 अगस्त को ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी जीत की तस्वीर को पलट कर रख दिया है। तेहरान ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ बिल्कुल भी बातचीत शुरू नहीं करेगा और वॉशिंगटन पर जून में किए गए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ यमन में हूती विद्रोहियों ने संघर्ष को एक और मोर्चे पर बढ़ा दिया है। उन्होंने एक बड़ी सऊदी तेल रिफाइनरी पर हमला किया और वास्तव में इस देश में गृहयुद्ध को और फैला दिया है। और अब यह साफ है कि तेहरान के इशारे के बिना यमन के हूती इस तरह की तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई नहीं करते। और इसी समय ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक असली अपमानजनक अल्टीमेटम रख दिया, ये समझते हुए कि वो फिर भी युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। मेरा नाम अलेक्सेय पेचिये है। आइए हम सब मिलकर इस विषय और नए अपडेट्स पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो आज 9 अगस्त को शायद व्हाइट हाउस की कमजोरी को भांपते हुए ईरान ने घोषणा की है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं करेगा, क्योंकि उसके अनुसार वॉशिंगटन ने जून में किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। यह कल की तुलना में भी एक स्पष्ट रूप से सख्त रुख है। जब तेहरान सिर्फ इतना कह रहा था कि वो केवल ओमान के साथ शिपिंग से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर बातचीत कर रहा है और कभी कभी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को संदेश भेजता है, इसी के साथ ईरान के सहयोगी यमन के हूती आंदोलन ने एक साथ 2 दिशाओं में संघर्ष के विस्तार की घोषणा की। यमन में सऊदी अरब के प्रति वफादार बलों पर हमले और लाल सागर के तट पर एक बड़े सऊदी तेल रिफाइनरी पर अलग से किए गए हमले की बात कही गई। यानी ठीक उसी समय जब आधिकारिक तेहरान ओमान के साथ बातचीत और हरमुज जलडमरू मध्य को खोलने की बात कर रहा है, उसका क्षेत्रीय सहयोगी सऊदी ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने के खिलाफ नया मोर्चा खोलता है और यमन में फिर से गृहयुद्ध को तेज कर देता है। लेकिन यह समझने के लिए कि मौजूदा संकट की स्थिति कहां से आई, आइए वापस चलते हैं और देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने व्हाइट हाउस की रणनीति में बदलाव के बारे में क्या लिखा था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सैन्य रिपोर्टों के बाद इस युद्ध का अपना मुख्य लक्ष्य बदल दिया। ईरान के साथ व्यापक परमाणु समझौते की कोशिश करने के बजाय उसने अपना ध्यान अर्मुस्की जलडमरू मध्य के जरिए वाणिज्यिक नौवहन को बहाल करने पर केंद्रित किया। यह बदलाव बंद दरवाजों के पीछे हुई चर्चाओं के बाद आया, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों को बताया कि अब औपचारिक परमाणु समझौता युद्ध विराम के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। असल में युद्ध के वे सभी लक्ष्य जो शुरुआत में की गई थीं, अब अनिवार्य नहीं रह गई हैं और इस युद्ध का नया उद्देश्य सिर्फ अर्मुस्की जलडमरू मध्य को खोलना है, जो मैं याद दिला दूं युद्ध से पहले वैसे भी खुला हुआ था। और मैं ये भी याद दिला दूं कि इस युद्ध के प्रारंभिक उद्देश्य खुद डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में ईरानी शासन का आत्मसमर्पण था। संभव है कि उस शासन का परिवर्तन भी हो और फिर परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ना और उस परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना। साथ ही ट्रंप ने कहा था, हम इन ईरानियों से सारा संवर्धित यूरेनियम ले लेंगे, फिर मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम का भी सफाया करना, पूरे क्षेत्र में ईरान की सभी प्रॉक्सी ताकतों का सफाया करना। और फिर बाद में अर्मुस्की जलडमरू मध्य को खोलने का लक्ष्य सामने आया, जो वैसे भी खुला हुआ था। कुल मिलाकर अब सारी बात इस पर आ गई है कि भगवान करे
कम से कम कृपया हमें अर्मुर्स की जलडमरू मध्य खोल दीजिए और अमेरिकी मानेंगे कि उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली है। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधियों के अनुसार अमेरिका के हमलों ने परमाणु कार्यक्रम की 3 मुख्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया, जिससे तेहरान के पास तुरंत यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की संभावना नहीं रही। और जो परमाणु सामग्री जमीन के गहरे नीचे बची है वो अब ईरानियों के लिए पूरी तरह से अप्राप्य हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए अब आगे युद्ध करने का क्या मतलब है? वॉशिंगटन मानता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की स्थिति पर नजर रखने की क्षमता और साथ ही सैन्य हस्तक्षेप की बनी हुई धमकी ईरान द्वारा अपनी परमाणु अवसंरचना को फिर से स्थापित करने की कोशिशों के खिलाफ दीर्घकालिक रोकथाम के लिए यह पर्याप्त होगा। और यहां एक दिलचस्प बात है, अभी ट्रंप प्रशासन उन आंकड़ों का हवाला दे रहा है कि मानो 2025 में भी, याद दिला दूं, जून में 12 दिन की जंग के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ईरान में 3 मुख्य परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और उसके बाद वहां जाहिर है इन ठिकानों में प्रवेश द्वार है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी इन प्रवेश द्वारों पर पूरी नजर रखती है। और जैसे ही उन्हें दिखेगा कि ईरानी लोग वहां से संवर्धित यूरेनियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुरंत ही उस जगह पर फिर से हमला कर सकते हैं। तो फिर रुकिए, इस साल फिर से युद्ध की ओर लौटने की जरूरत ही क्या थी? अगर हम फिर उसी बिंदु पर आ गए हैं कि ये परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं, तो 28 फरवरी को हम फिर से युद्ध में क्यों लौटे? कुल मिलाकर ट्रंप, जिन्होंने वादा किया था कि वे बराक ओबामा से बेहतर परमाणु समझौता करेंगे, और याद कीजिए युद्ध की शुरुआत में उन्होंने कहा था बराक ओबामा ने इतना भयानक परमाणु समझौता किया था, मैं उससे कई गुना बेहतर समझौता करूंगा, वो सुपर सुपर कूल होगा, वो समझौता हमेशा के लिए होगा, वो सदियों तक चलेगा और कोई भी अमेरिकी पीढ़ी फिर कभी इस मुद्दे पर वापस नहीं आएगी। आखिरकार ट्रंप ने इस समझौते के विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, सुनो, छोड़ो इस परमाणु समझौते को, चलो जैसे युद्ध से पहले था वैसे ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोल देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल की सामान्य कीमतें वापस लाएंगे, चुनाव कराएंगे और इस ईरान के मुद्दे को भूल जाएंगे। खैर, अगर नहीं हुआ तो भी हम इसे जीत घोषित कर देंगे। लेकिन फिर भी चाहे ट्रंप जितना भी अपनी तारीफ कर लें, ईरान इस कमजोरी को महसूस कर रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बागेर जालगदर ने कहा कि अमेरिका को समुद्री नाकाबंदी हटानी चाहिए और ईरान के आसपास के क्षेत्र से अपनी सभी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए। सैन्य मुआवजा और क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए, ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज करना चाहिए, साथ ही क्षेत्र में ईरान के सहयोगियों पर हमले और तेहरान को धमकियां देना बंद करना चाहिए। और अमेरिका को यह सब कुछ करना होगा इससे पहले कि नौवहन फिर से शुरू हो सके। तेहरान ने यह भी मांग की कि अमेरिकी सैन्य जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने पर प्रतिबंध लगाया जाए और वाणिज्यिक जहाजों के लिए ट्रांजिट शुल्क लगाया जाए। यह एक शर्त है जिसे वॉशिंगटन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जालगादो की भाषा बेहद सख्त थी और उन्होंने कहा, जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं सुधारता, हार्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कथित तौर पर जाग उठी ईरानी जनता की मांग है और कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद उद्धरण कभी भी ना तो युद्ध में और ना ही बातचीत में पीछे हटेगी। और जालगादर की इन मांगों की सूची ने वास्तव में उन उम्मीदों को उलट दिया कि ओमान के साथ समझौता जल्द ही हार्मुज जलडमरू मध्य के जरिए व्यापार को फिर से शुरू करने और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कम करने की अनुमति देगा। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, करीब एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा पहले डोनाल्ड ट्रंप, एक हफ्ते से भी ज्यादा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने ईरान पर कोई बहुत बड़ी हमला रद्द कर दिया है और उन्होंने यह भी कहा था कि कल ही समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने यह भी कहा था कि हार्मुज जलडमरू मध्य वैसे भी खुला हुआ है। और मेरे मन में सवाल आया कि फिर समझौते की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी अब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और किसी भी समझौते का कोई नामो निशान नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा दबाव डालता है जिससे वो शर्तों पर विचार करने के लिए मजबूर होते हैं। डोनाल्ड, अगर वो खुद अमेरिकियों के लिए उपभोक्ता कीमतें कम करना चाहते हैं, जो नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकन के लिए बेहद जरूरी है। पिछले दिनों की घटनाओं की समय रेखा भी बहुत कुछ कहती है, जो ये समझाती है कि ईरान का मौजूदा बातचीत से इनकार क्यों एक बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा है। 2 अगस्त को ही ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने वो रद्द कर दिया है जिसे उन्होंने खुद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका का सबसे बड़ा नियोजित सैन्य अभियान बताया था। उनके अनुसार सऊदी अरब, अमीरात और खुद ईरान ने कूटनीति पर जोर दिया था
और अब ठीक एक दिन पहले उन्होंने फिर कहा, सुनो, वे मुझसे गिड़गिड़ा रहे थे। सच में वे घुटनों के बल रेंग रहे थे और कह रहे थे, कृपया डोनाल्ड ट्रंप, हमें मत मारो। जानते हो, यह कहना बहुत आसान है कि मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने उसे रद्द कर दिया, क्योंकि कोई भी यह नहीं जांच सकता कि तुम अपने दिमाग में क्या योजना बना रहे थे। क्या तुमने सच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी या नहीं, या फिर बस खुद ही कल्पना कर ली थी? इसलिए जो बातें सिर्फ हो सकती थीं या जो भी संभावित परिदृश्य हैं, वे सब किसी भी तरह की चालबाजी के लिए एक बेहतरीन मैदान हैं। मतलब अब कोई भी कह सकता है, हाँ, हमने तो सच में पता नहीं वहां पर परमाणु हथियार से हमला करने की योजना बनाई थी, पूरे ईरान को जमीन से मिटा देने की, लेकिन उन्होंने हमसे मिन्नतें की कि ऐसा मत करो, और आखिरकार मैंने ऐसा नहीं किया। अब कौन जानता है कि उसने सच में ऐसा सोचा था या नहीं। तो हुआ यह कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने उस समय ईरान पर नए हमले रोक दिए ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के समझौते के लिए बातचीत हो सके। ये 2 अगस्त की बात है। 5 अगस्त को ट्रंप ने कहा था कि वो खुद व्यक्तिगत रूप से इन बातचीतों में शामिल है। आगे मैं उनकी एक बात बताता हूं। मुझे लगता है हमारे यहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इन बातचीतों में शामिल हूं, मुझे लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, शायद ये जल्दी ही हो जाएगा। 7 अगस्त को ट्रंप ने कहा, उद्धरण, वो समझौता करना चाहते हैं। सुनिए, ये तो साफ है, वो हमला नहीं झेलना चाहते, समझ रहे हैं, वो समझौता करना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज 9 अगस्त है। ईरानी कहते हैं, सबसे पहले हमने पिछले कुछ दिनों में कोई बातचीत नहीं की है और हम अमेरिकियों से बातचीत करना भी नहीं चाहते। और उसी दिन व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के डायरेक्टर केविन हेसेट ने माना कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं। उदाहरण, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये उतनी ज्यादा नहीं है जितनी लोगों ने उम्मीद की थी। देश में पेट्रोल की औसत कीमत $4.04 प्रति गैलन है। हालांकि ये कम हो रही है। समझ रहे हैं, ये एक तरह का बहाना है। ये फिर से रूसी प्रचार की याद दिलाता है, जहां उनके यहां, याद है, नकारात्मक वृद्धि थी, तो अमेरिकी अधिकारी भी यही कह रहे हैं। सुनिए, हां, पेट्रोल की कीमत वाकई में बढ़ी है, लेकिन ये उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी किसी ने उम्मीद की थी। कोई तो शायद $5 प्रति गैलन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 5 तो नहीं है, सिर्फ $4.04 है। 5 नहीं, जैसा किसी ने सोचा था। लेकिन उसी दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हीं वार्ताओं को लेकर कहीं कम आशावादी राय दी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया गंदी होगी और इसमें समय लगेगा। ईरानियों को बेहद कठिन लोग बताया और उनकी व्यवस्था को बटी हुई कहा। यानी सिर्फ एक हफ्ते में वॉशिंगटन की बयानबाजी बदल गई। कल ही समझौता हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज ईरान के पूरी तरह से बातचीत की मेज पर बैठने से इनकार करने और अमेरिका के बिना किसी जीत के बस युद्ध से बाहर निकलने की योजना तक बात आ गई है। और ईरानियों को पूरी तरह यकीन है कि ट्रंप इस संघर्ष से बाहर निकलना चाहते हैं और उनका ध्यान जलडमरू मध्य खोलने पर है, इसलिए वे बहुत सख्त खेल खेल रहे हैं। यानी खुद ट्रंप ने कभी एक शानदार बात कही थी। एक बार ट्रंप ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही तुम अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी को दिखा देते हो कि तुम किसी सौदे, समझौते वगैरह में दिलचस्पी रखते हो, उसी वक्त तुम हार जाते हो। बस जैसे ही दूसरी पार्टी समझ जाती है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हो, वो तुम्हारे साथ खेल खेलेगी, सख्ती दिखाएगी, कड़े शर्तें रखेगी वगैरह। अभी खुद ट्रंप इसी स्थिति में ईरान के साथ फंस गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की समस्याएं खुद वॉशिंगटन के अंदर भी पैदा हो गई हैं। एक दिन पहले ही अमेरिकी सेनेट ने अस्थायी फंडिंग को मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार ने ट्रंप की उस मांग का समर्थन नहीं किया जिसमें उन्होंने ईरान के साथ सैन्य कार्रवाई के लिए करीब $70 अरब की सैन्य खर्च की मांग की थी। इसी दौरान ट्रंप का पेंटागन के प्रमुख पीट हेग्सेथ के साथ भी टकराव हो गया, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका को मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति ने इसका स्पष्टीकरण मांगा कि उन्हें इसके बारे में पहले से क्यों नहीं बताया गया। हालांकि अगर अमेरिकी मीडिया की माने तो जनरलों ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कहा था कि युद्ध को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत आगे बढ़ गए तो सच में मिसाइलें कम पड़ जाएंगी। लेकिन सार्वजनिक रूप से ट्रंप ने कहा कि उनका हेग्सेथ के साथ कोई टकराव नहीं हुआ था और अमेरिका के पास गोला बारूद तो इतनी भरमार में है। वो कहते हैं, हमारे पास इतने भंडार हैं कि रखने की जगह ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट नहीं दे सकता क्योंकि इसमें कमी है। लेकिन यहां मुख्य बात यह है कि इसे लेकर भ्रम ना हो। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में 2 अलग अलग वास्तविकताएं हैं और यही बात सबसे चिंताजनक हिस्से की ओर ले जाती है। अमेरिका वास्तव में कई महत्वपूर्ण प्रकार के हथियारों के भंडार में कमी का सामना कर रहा है।
जो उनकी रूस या चीन के साथ संभावित संघर्ष के लिए तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स पहले ही लिख चुका है और प्रकाशन के अनुसार रूसी और चीनी सैन्य अधिकारी इस युद्ध में अमेरिका द्वारा गोला बारूद की खपत की गति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और वॉशिंगटन में आशंका है कि मॉस्को और बीजिंग अपने सैन्य अभियानों की योजना बनाते समय इस जानकारी को ध्यान में रख सकते हैं। पेंटागन ने बड़ी मात्रा में मिसाइलें और वायु रक्षा साधन खर्च किए हैं जिनका भंडार जल्दी से भरना मुश्किल है और भंडारों की पुनः पूर्ति में काफी समय लग सकता है, भले ही फंडिंग बढ़ा दी जाए। इसके बावजूद अमेरिकी अधिकारी आधिकारिक तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका आवश्यक सैन्य क्षमताएं बनाए रखता है, लेकिन भंडार की यह स्थिति पेंटागन को उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है। और आज यह पता चला है कि व्हाइट हाउस ने रक्षा कंपनियों को गोला बारूद के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी के लिए 21 दिन का समय दिया है। और यहां दो तथ्य थोड़े मेल नहीं खाते। अगर हम फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप यह दावा करते हैं कि कोई भी गोला बारूद की कमी नहीं है, गोदाम भरे हुए हैं और असल में यह हथियार पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है, ऐसे ही जैसे वो तुम्हारे हाथ में है। अगर ऐसा है तो फिर हथियार कंपनियों से गोला बारूद का उत्पादन अचानक बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है? यहां कुछ तो मेल नहीं खा रहा है। नतीजा, अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात मानी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस युद्ध का मूल उद्देश्य यानी ईरान का पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण दरअसल छोड़ दिया है और अब वो सिर्फ हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था। लेकिन यहां तक कि यह सीमित लक्ष्य भी हाथ से फिसलता जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में वॉशिंगटन का रुख सौदा लगभग तैयार है से आज के सीधे इनकार तक बदल गया है। तेहरान ने जून समझौते के उल्लंघन का बहाना बनाकर बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि तेहरान बस कमजोरी भांप रहा है। साथ ही यह संघर्ष जमीनी तौर पर पूरे मध्य पूर्व में फैल रहा है। हूती विद्रोहियों ने आज ही सऊदी तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे एक नया मोर्चा और तनाव का नया केंद्र खुल गया है। ठीक उसी समय जब कूटनीतिक प्रयास, ऐसा लगता था अगर हम ट्रंप की हर बात पर विश्वास करते तो यह कूटनीतिक प्रक्रिया अपने समाधान की ओर बढ़ रही होती। और इसी दौरान पृष्ठभूमि में कांग्रेस भी इस लंबी चली आ रही जंग की फंडिंग में कटौती कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही युद्ध मंत्री से मिसाइलों की कमी को लेकर टकराव में हैं और इस कमी पर अब मॉस्को और बीजिंग भी नजर रख रहे हैं, यानी वे संभावित विरोधी जो कहीं बड़े संघर्षों में संभावित विरोधी हैं, फिलहाल बस देख रहे हैं। खैर, देखते हैं कि इस युद्ध का अंत कैसे होता है, लेकिन अब यह साफ है कि ट्रंप हर तरह से कोशिश करेंगे उम्मीदों का स्तर नीचे लाने और इस युद्ध के अपने ही शुरुआती लक्ष्यों को हर तरह से कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे। खैर, यहीं पर मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।